अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशिर चौधरी और आप देख रहे हैं एमके स्मार्ट सॉल्यूशन। एमके स्मार्ट सॉल्यूशन इज अ डोमेन ऑफ केमिस्ट्री। हियर आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम विल क्लियर योर concepts फ्रॉम बिगिनर्स टू एक्सपर्ट लेवल। इट मीन्स एमके स्मार्ट सॉल्यूशन का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। अब बात करते हैं सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब पानी के सॉफ्ट और हार्ड होने की वजूहात क्या होती हैं, उन्हें सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर क्यों कहा जाता है, उनकी इक्वेशंस, उनके ट्रीटमेंट्स, ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पानी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्ट वाटर क्या होता है। सॉफ्ट वाटर विच प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप, मतलब ऐसा पानी जो साबुन के साथ बहुत अच्छी झाग बना रहा होता है ना, उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर विच डजंट प्रोड्यूस लेदर विद सोप, मतलब ऐसा पानी जो साबुन के साथ अच्छी झाग नहीं बनाता, उसे हम हार्ड वाटर कह देते हैं। अब बात करते हैं काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब वो वजूहात क्या हैं जो पानी को खारा बना देती हैं या पानी को इस काबिल बनाती हैं कि जो वो साबुन के साथ अच्छी झाग नहीं बनाता। अब झाग क्या होती है, वो बबल्स होते हैं जब साबुन मिक्स करते हैं ना पानी में, कि जब हम शैम्पू मिक्स करते हैं, डिटर्जेंट्स मिक्स करते हैं तो पानी में बबल्स बन जाते हैं, वो झाग बन जाती है। तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर तो पानी वो बहुत अच्छी बना रहा है तो इसका मतलब पानी सॉफ्ट है, अच्छा पानी है, उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरे केस में बात कर लेते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में वो कंडीशन नहीं होती, पानी की क्वालिटी बुरी होती है, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब कि पानी की हार्डनेस की वजूहात क्या है, काजेज क्या है। The rainwater while coming down absorbing carbon dioxide from atmosphere। अब देखें, हमने पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था एसिड रेन के बारे में। अब ये उसी का कंसेप्ट है कि जब बारिश हो रही होती है तो पानी आसमान से नीचे आ रहा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में से, एंड द वाटर मिक्स्ड विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हैवी मेटल्स। अब देखें, जब वो पानी जमीन तक पहुंच रहा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो एटमॉस्फेयर से मिक्स कर लेता है, लेकिन वो जब पहाड़ियों से, चट्टानों से या सॉइल से गुजरता हुआ आता है तो वो जमीन से हैवी मेटल्स को भी अपने अंदर मिक्स कर लेता है। व्हेन पासेस थ्रू द बेड ऑफ सॉइल, मतलब वही बात हो गई कि पानी जो है वो जब आसमान से जमीन की तरफ मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और जब वो जमीन पे आता है और वो जमीन से कई हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर ही एक केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कन्वर्ट्स टू इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इनटू सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स, मतलब अब पानी के अंदर कई ऐसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम कार्बोनेट्स कह सकते हैं, जो इनसॉल्युबल फॉर्म में पाए जा रहे होते हैं। वो पानी में हल नहीं हुए होते, वो जस्ट पानी में पड़े होते हैं या वो जमीन पे पड़े होते हैं। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हो जाती है और बाकी एडिशनल कंपोनेंट्स, कंडीशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो उन इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स को, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स को सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और पानी की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हार्डनेस का सबब बनते हैं। जैसे हम केमिकल इक्वेशन में बात कर लेते हैं, हमारे पास ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब ये इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से इंटरेक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ द रेन, तो देखें इन तमाम कंपोनेंट के मिक्स अप होने के बाद जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उसमें हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स बन रहे हैं। तो देखें, जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था इनिशियल फॉर्म में, जो सॉइल में या जो भी रॉक्स पे पाया जा रहा है, वो इनसॉल्युबल कंपोनेंट है इन वाटर, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कह सकते हैं कि वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है और बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे हमारे पास इनिशियली कैल्शियम कार्बोनेट है, जब रिएक्शन परफॉर्म हुआ तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल इन वाटर है और कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल इन वाटर है।
जब पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट्स इन्वॉल्व होगा तो पानी की क्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट इन्वॉल्व हो जाएगा तो पानी की क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब दूसरे केस में हमने बात की थी मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के बारे में। यहाँ पे हमारे पास दूसरी इक्वेशन है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 है हमारे पास। जब ये इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से इंटरेक्ट करते हुए पानी में मिल जाएगा, एक रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट के बाद मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आ जाएगा। अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पानी में सोल्यूबल है, तो इसमें क्या होगा कि ये पानी की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से पानी की हार्डनेस बढ़ जाएगी। Water mixed with the carbon dioxide also dissolve the chloride and sulfate of the calcium and magnesium। जब पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होता है, मतलब देखिए रेन हो रही है तो वो इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो गया, उसके बाद पानी क्लोराइड्स को भी डिसोल्व कर सकता है, सल्फेट्स को भी डिसोल्व कर सकता है। किनके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। जैसे हमारे पास हमने अभी इक्वेशंस में देखा है कैल्शियम के ही कार्बोनेट्स हैं, मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स हैं। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनके क्लोराइड, सल्फेट्स, एटलीस्ट हम कह सकते हैं कार्बोनेट्स, ये सारे जो हमारे पास कंपोनेंट हैं ये पानी को डिस्ट्रॉय करते हैं, पानी की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेन वाटर डिसोल्व्स मेनी salts of the divalent cation like magnesium, calcium ions and anion like chloride, sulfate, bicarbonates and carbonates। तो ये जो हमारे पास जो रेन वाटर है वो जो बहुत सारे साल्ट्स को अपने अंदर डिसोल्व कर लेती है और उसके बाद वो जो हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं पानी के उनके अंदर मिक्सअप करती हैं और जाके तो वो पानी की जो क्वालिटी है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। These salts causes the hardness of water। ये जितने भी साल्ट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, चाहे वो मैग्नीशियम के हैं या कैल्शियम के हैं, वो पानी की हार्डनेस की वजह बनते हैं। जिप्सम इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए हमें पता है कि जिप्सम जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से पानी में हल होता है, लेकिन while the limestone is very soluble in water, और जो लाइमस्टोन है वो बहुत जल्दी पानी में हल हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.H2O। तो यहाँ पे हमारे पास जिप्सम मतलब कि कैल्शियम के सल्फेट्स होते हैं। जिप्सम जो होता है वो बहुत मुश्किल से पानी में डिसॉल्व हो जाता है। while the लाइमस्टोन में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट इज soluble in water due to their conversion in the soluble form of the calcium bicarbonates। ये जो लाइमस्टोन है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये फौरन ही पानी में सोल्यूबल हो जाएंगे और बहुत अच्छी क्वांटिटी में उसमें हल हो जाएंगे, जिसकी वजह से पानी की जो क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन जिप्सम है देखिए है वो भी कैल्शियम के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन वो इनिशियल स्टेट में वो इनसॉल्युबल फॉर्म में पाए जा रहे हैं। अगर हम चाहें भी इन्हें डिसॉल्व करना तो ये बहुत मुश्किल से पानी में सोल्यूबल होंगे। However, in the presence of carbon dioxide in the small quantity of the limestone is soluble in water। मतलब कि जब थोड़ी सी क्वांटिटी ही क्यों ना हो लाइमस्टोन की, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी हो तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में हल हो जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसकी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्लेयर करते हैं एज एन पोल्यूटेंट, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट कर रही है एज अ लाइफ गैस फॉर द प्लांट्स और इट आल्सो परफॉर्म अ वेरी बेनिफिशियल एस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ atmosphere by trapping the infrared radiation to warm up the atmosphere of earth। So next बात करते हैं टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब कि हार्डनेस कितनी किस्म की होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब दो तरह की हार्डनेस एग्जिस्ट करती है पानी में। नंबर वन टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी का मतलब होता है जो वक्ती तौर पाई जा रही होती है। अब टेम्परेरी हार्डनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर कॉजेज द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए हमने बात की थी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पानी में।
लेकिन अगर बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम के हों चाहे मैग्नीशियम के हों, अगर वो पानी में मिक्सअप हो भी जाए तो एक टेम्परेरी स्टेट ले आते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस जनरेट करते हैं। अब दूसरी हमारे पास टाइप है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस देखिए, एक तो टेम्परेरी जो वक्ती तौर हार्डनेस होती है, परमानेंट ऐसी हार्डनेस जो मुसलसल रहती है, जो बहुत लंबे अरसे तक रहती है। So permanent hardness of water is in the presence of the sulfate and chlorides of calcium and magnesium causes the permanent hardness of water। मतलब कि चाहे सल्फेट्स हो मैग्नीशियम या कैल्शियम के, या क्लोराइड्स हो मैग्नीशियम या कैल्शियम के, वो दोनों कंपोनेंट हमारे पास परमानेंट स्टेट लेके आते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हम ये जो टेम्परेरी है चाहे परमानेंट है, इन दोनों हार्डनेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं, इन स्टेट्स को, पानी को दोबारा हम सॉल्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि कौन सी ऐसे जराए हैं, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, मेथड्स हैं जिनके जरिए हम पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, पानी को बहुत अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बात करते हैं द रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन which are responsible for the hardness of water is called as the softening of water। मतलब कि एक प्रोसीजर ऐसा है जिसमें हम पानी से कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को रिमूव कर दें। जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं ये वाटर की हार्डनेस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ओवरऑल ये जो प्रोसेस होगा वो होगा सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। मतलब हम ये जो रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस हैं इन प्रोसेस को सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कह सकते हैं। There are different methods to remove hardness of water as it belongs to temporary और permanent hardness of water। देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं और बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं, चाहे वो टेम्परेरी हार्डनेस हो चाहे वो परमानेंट हार्डनेस हो पानी की, ये दोनों रिमूव की जा सकती हैं। सो वन बाय वन हम इसे बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहाँ देखते हैं मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अब कौन कौन से मेथड है? सबसे पहले हमने टाइप पढ़ी थी टेम्परेरी हार्डनेस, जो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से पैदा हो रही होती है। सो सबसे पहला जो मेथड है ना वो है बॉइलिंग वाटर। मतलब कि पानी को बॉयल करने से भी उसकी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर इज इजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द वाटर। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है ना पानी की, वो बहुत आसानी से रिमूव की जा सकती है जब हम उस पानी को बॉयल कर लें। उसके बाद पानी की जो हार्डनेस है वो खत्म हो जाएगी। मतलब वो जो बाइकार्बोनेट्स होंगे मैग्नीशियम के या कैल्शियम के, वो दोबारा कार्बोनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हम डिस्कस करते हैं ऑन बॉइलिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मतलब ये हमारे पास Ca into HCO3 out to 2, ये हमारे पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। डिकम्पोज टू प्रोड्यूस इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम टेम्परेरी हार्डनेस वाला पानी होता है उसे बॉयल अप करते हैं, उसे हीट अप करते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स पाए जा रहे होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और क्या होता है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, और वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं, बॉटम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और वाटर मॉलिक्यूल मिक्स होता है सोल्यूशन में। सो ये हमारे पास था फर्स्ट मेथड टू रिमूविंग द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर व्हिच प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं उन्हें हम रिमूव कर लेते हैं बाद में। जैसे इस इक्वेशन में बता रहे हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट है हमारे पास, ये CaHCO3 है हमारे पास, ये हमारे पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब बॉयल किया गया, मतलब हीट प्रोवाइड की गई, तो वो दोबारा कन्वर्ट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 में, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग से रिमूव हो गए और वाटर मॉलिक्यूल अलग से रिमूव हो गए। सो ये थी हमारे पास फर्स्ट मेथड टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉक मेथड। अब क्लॉक्स मेथड में क्या है? इट आल्सो यूज टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब जो वक्ती हार्डनेस, वक्ती खारापन होता है ना पानी का, उसे रिमूव करने के लिए। और टेम्परेरी हार्डनेस की मेजर वजह होती है बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अब क्लॉक्स मेथड में क्या होता है? इट इज अ केमिकल मेथड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। ये केमिकल मेथड है पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। By adding the slackline, bicarbonate decomposes to produce insoluble carbonates।
मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास हार्ड वाटर है उसके अंदर हम स्लैक्ड लाइम डालते हैं, मतलब बुझा हुआ चूना डालते हैं, वो बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन परफॉर्म करता है, जिसके रिजल्ट में जो वो बाइकार्बोनेट्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और दोबारा फिर कार्बोनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेथड वही है, जस्ट उसमें हमने उसे हीट अप कर दिया था बाइकार्बोनेट्स को, इसलिए वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे हमने स्लैक्ड लाइम मतलब बुझा हुआ चूना ऐड कर दिया। एज ओनली कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ द लाइम वाटर इज एडेड टू द टेम्परेरी हार्ड वाटर, मतलब कि ये नहीं होना कि अंधे होके बहुत सारा जो स्लैक्ड लाइम है वो पानी में डाल दो और उसके बाद वो समझो कि वो अब टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो चुकी है, अब उसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल, ऐसे नहीं होना। बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड अमाउंट होती है लाइम वाटर की, उससे ऐड करना है टेम्परेरी हार्ड वाटर में। अब उसकी इक्वेशन में हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, हमारे पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये अब सॉल्युबल है पानी में, हमने इसमें स्लैक्ड लाइम मतलब कि बुझा हुआ चूना ऐड करना है। ये देखें CaOH/2, सो ये जो फार्मूला है ये स्लैक्ड लाइम है, मतलब कि बुझा हुआ चूना है। तो जब हमने ये ऐड कर दिया इसमें तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स थे वो कन्वर्ट हो गए हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स में, मतलब कि इनसॉल्युबल फॉर्म में, और पानी उनसे अलग हो चुका है। अब कुछ देर के बाद जो वो इनसॉल्युबल फॉर्म है मतलब कि कार्बोनेट्स की फॉर्म है वो प्रिसिपिटेट बन जाएगी और वो बॉटम में बैठ जाएगी और ऊपर वाला जितना भी पानी होगा वो प्योर फॉर्म होगी, मतलब कि सॉफ्ट फॉर्म ऑफ द वाटर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में दूसरी टाइप की, परमानेंट हार्डनेस। मतलब परमानेंट हार्डनेस में हमने डिस्कस किया था कि ये क्लोराइड सल्फाइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से होती है। इट कैन रिमूव ओनली बाय एडिंग केमिकल्स। देखिए फर्स्ट तो हमने जो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया था उसमें एक मेथड जो क्लॉक मेथड है वो केमिकल मेथड था और दूसरा जो बॉइलिंग मेथड है वो मैकेनिकल मेथड मतलब फिजिकल मेथड था। तो यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो दोनों मेथड इस्तेमाल करेंगे ये दोनों ही केमिकल मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा जो होते हैं अगर वो हम पानी में ऐड कर दें तो वो क्या करेगा, द एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा रिमूव द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। मतलब कि अगर हम परमानेंट हार्ड वाटर में अगर हम वॉशिंग सोडा ऐड कर देते हैं तो ये क्या करता है, रिमूव कर देता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस पाए जा रहे होंगे या तो क्लोराइड्स की फॉर्म में पाए जा रहे होंगे या सल्फाइड्स की फॉर्म में पाए जा रहे होंगे, लेकिन जब हम उसमें वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे ना वही कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपोनेंट्स जाके इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे विच प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स की फॉर्म होती है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, जर्रों की ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं। अब उन्हें हम बाद में अलग कर सकते हैं सॉल्यूशन से थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सो केमिकल इक्वेशन में हम इस चीज को एनालाइज कर लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। यहाँ पे जब हमने सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर दिया कैल्शियम सल्फेट के सॉल्यूशन में मतलब के हार्ड वाटर में, तो उसके बाद जो रिएक्शन परफॉर्म होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और सोडियम सल्फेट बन जाता है। ये दोनों ही प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्टिल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब और हम इन्हें बाद में रिमूव कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ हमने बात की थी या तो कैल्शियम के आयंस होंगे या मैग्नीशियम के आयंस होंगे, तो सेम प्रोसेस वॉशिंग सोडा परफॉर्म करता है विद द मैग्नीशियम सल्फेट्स। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दोनों प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, इनसॉल्युबल फॉर्म बन जाएगी जो कि बॉटम में चले जाएंगे सॉल्यूशन के और इन्हें हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन रिमूव कर लेंगे और हमारा जो हार्ड वाटर है वो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट वाटर। तो नेक्स्ट प्रोसेस है नंबर 2 हमारे पास है यूजिंग द ज़ोलाइट सॉल्यूशन। ज़ोलाइट क्या होता है, हमारे पास अलग एक स्पीशी है जिसे हम सोडियम ज़ोलाइट कहते हैं, इज एडेड टू द हार्ड वाटर में ऐड की जाती है which is naturally occurring reaction of the sodium aluminium silicate। मतलब ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के मिलने के बाद एक ऐसा सोल्यूशन बना देते हैं, एक ऐसा कंपोनेंट बना देते हैं जिसे हम ओवरऑल कह देते हैं कि ये सोडियम ज़ोलाइट है। अब इसका प्रोसेस क्या है कि ये किस तरह हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। प्रोसेस में देखते हैं,
when the hard water is passes through it, sodium ion are exchanged with the unwanted calcium and magnesium ion of the hard water। मतलब हमारे पास सोडियम जियोलाइट है, अब उसमें हमने हार्ड वाटर गुजारना है। जब उसमें हम हार्ड वाटर गुजार रहे होंगे तो जो सोडियम जियोलाइट में सोडियम आयन होंगे वो हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हार्ड वाटर के रिमूव कर लेंगे और उनकी जगह पे सोडियम आयन आ जाएंगे। अब सोडियम आयन जो है वो हार्मफुल नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास केमिकल इक्वेशन है कि हमारे पास है सोडियम जियोलाइट। अब सोडियम जियोलाइट में जब हमने हार्ड वाटर गुजारा है, मतलब हार्ड वाटर में फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट। सो कैल्शियम सल्फेट जब इंटरेक्ट करेगा सोडियम जियोलाइट के साथ तो कैल्शियम रिमूव हो जाएगा और कैल्शियम की जगह पे सोडियम आ जाएंगे विद द सल्फेट इन द वाटर। सो सोडियम जियोलाइट कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम जियोलाइट में और उसके साथ जो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट था वो कन्वर्ट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट। अब हमें पता है कि सोडियम सल्फेट आर इनसोल्युबल इन वाटर, पानी में सोल्युबल नहीं हो सकते। ये क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट प्रिसिपिटेट बन जाएंगे, बॉटम पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे, एग्रीगेट कर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे और बाद में हम उस पानी को फिल्ट्रेशन के थ्रू क्लीन कर लेंगे और सोडियम सल्फेट के प्रिसिपिटेट अलग कर लेंगे। तो ये एक दूसरा मेथड था बाय यूजिंग द जियोलाइट पानी की हार्डनेस को रिमूव करने का। सो ओवरऑल हमने दोनों मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं, सॉफ्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए और हार्ड वाटर को ट्रीट करने के लिए। हार्ड वाटर में हमने देख लिया टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन कौन से मेथड है, जैसे कि हमने बात कर लिया बाय बॉइलिंग द वाटर। दूसरा मेथड था हमारे पास क्लार्क्स मेथड, जिसमें हमने कोई कंपोनेंट जैसे कि हमने स्लैक लाइम ऐड किया है और उसके रिजल्ट में हमारे पास वाटर को वो क्वालिटी इंप्रूव होगी, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमने बात की परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसमें हमने दो मेथड इस्तेमाल किए। फर्स्ट हमने वॉशिंग सोडा को इस्तेमाल किया, मतलब सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करके हमने वाटर की हार्डनेस को रिमूव किया। दूसरा हमने जियोलाइट को इस्तेमाल किया, जिसमें हमने सोडियम जियोलाइट को यूज करते हुए वाटर की हार्डनेस को रिमूव किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब हमने हार्ड वाटर को डिस्कस कर लिया है, हमने ये भी देख लिया कि हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव कैसे करते हैं, लेकिन हर जगह तो ये प्रोसेस नहीं हो रहा ना हार्डनेस की रिमूवल का। तो कई जगह ऐसी होती हैं जहां लोगों को खारे पानी का पता ही नहीं चलता, या फिर अगर पता भी होता है तो वो हार्डनेस रिमूव नहीं कर पा रहे होते या उन्हें उन मेथड्स का पता ही नहीं होता, लेकिन मजबूरी में वो खारा पानी ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब कि हार्ड वाटर को ही यूज कर रहे होते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर कुकिंग पर्पस या फॉर डोमेस्टिक पर्पस, कुछ भी कह सकते हैं, वो यूज कर रहे होते हैं। अब हमने देखना है कि अगर हार्ड वाटर को मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो उसके नुकसानात क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। हार्ड वाटर कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप। देखिए अगर हम हार्ड वाटर को वॉशिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज्यादा साबुन वेस्ट कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है, यही कह सकते हैं सिंपल वर्डिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रिंकिंग ऑफ द हार्ड वाटर का स्टमक डिसऑर्डर। मतलब कि अगर खारे पानी को ज्यादा अरसे तक पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो स्टमक को खराब कर देगा, मैदा खराब कर देगा। हार्ड वाटर इज अनफिट फॉर द स्टीम इंजन, बॉयलर और टर्बाइंस। अगर हार्ड वाटर को हम टर्बाइंस में, बॉयलर्स में या स्टीम इंजन में इस्तेमाल करें तो वो उसे भी खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। एज इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट आर डिपॉजिट इनसाइड द स्टीम मशीन विच आर कॉल्ड एज द स्केल। देखें वाटर की हार्डनेस की सबसे मेजर जो वजह होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होती हैं, चाहे वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो, चाहे वो क्लोराइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो या चाहे वो सल्फेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन मेजर जो वजह होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स होती हैं। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट स्टीम इंजन में पानी में बर्न होंगे, देखो स्टीम में कन्वर्ट हो रहे होंगे, अब वाटर जो होगा वो तो वेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स होंगे वो एक वाइट कलर का एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना देंगे विद स्टीम इंजन, तो उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। उस वाइट कलर के स्ट्रक्चर को हम स्केल कह सकते हैं। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट जो कि स्टीम मशीन में एक साइड पे उसकी दीवारों के साथ अटैच हो जाती हैं,
आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, उस कंसेप्ट को हम स्केल कहते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड यूज मोर फ्यूल। मतलब स्केल अब वो स्टीम मशीन के इंटरनल वॉल्स पे अटैच हो जाएगा और उसके रिजल्ट में अब स्टीम मशीन का या स्टीम इंजन का काम क्या होता है, वो हीट प्रोवाइड करता है जिससे वाटर जो होता है वो वेपोरेट हो जाता है, वाटर स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो स्टीम आगे पूरे इंजन को रन कर रही होती है। लेकिन जब वो स्केल स्टीम इंजन की वॉल्स पे अटैच हो जाएगा तो एक लेयर और ऐड हो गई स्टीम इंजन के ऊपर। उस इंजन को हीट प्रोवाइड की जाती है कि वाटर को बॉयल करे या वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करे। लेकिन क्योंकि उस स्टीम इंजन की इंटरनल वॉल्स पे स्केल ऐड होगा, स्केल की लेयर जम जाएगी, तो हमें बाहर से बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से अंदर जो टेम्परेचर है वो हाई हो और पानी स्टीम में कन्वर्ट हो। क्योंकि हम बाहर बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करने के लिए तो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें बहुत ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि जो स्केल है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसमें से हीट ज्यादा पास नहीं होती, ज्यादा गुजर नहीं सकती। सो इस वजह से हमने कहा है स्केल जो है वो हीट का बैड कंडक्टर है। देन मोर फ्यूल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट, देन मोर अमाउंट ऑफ द हीट इज कंज्यूम्ड टू कन्वर्ट द वाटर इनटू द स्टीम। तो ये प्रोसेस था। Insoluble calcium and magnesium sulfate not only reduce the efficiency of engine but also causes the burst of boiler। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक तो हमने स्केल के कंसेप्ट में बात कर ली कि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स हैं इस स्केल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और अंदर एक लेयर जनरेट कर देते हैं स्टीम इंजन के, जो कि उस इंजन को अपना ऑथेंटिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देती, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। अंडरस्टूड बात है, जब अंदर लेयर होगी, इंजन अपना काम सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी एफिशिएंसी तो रिड्यूस हो ही गई। लेकिन उसके अलावा भी ये क्या करते हैं, ये इस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं कि जो बॉयलर्स होते हैं उनमें स्केल की लेयर इतनी एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती है कि बॉयलर जो होते हैं वो ब्लास्ट करते हैं, फट जाते हैं। तो ये भी डिसएडवांटेजेस हो गए हार्डनेस ऑफ द वाटर के। सो इस पूरे कंसेप्ट को, मतलब के सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ वाटर के कंसेप्ट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्चुअल एनालिसिस। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की है पानी जो होता है, कंसेप्चुअल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया है, तो हमें पता चला है कि पानी के अंदर बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की और पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब कि पोलर नेचर है। ये जो दो प्रॉपर्टीज है ना पानी की, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये पानी को बना देती हैं एज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो वाटर नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट ड्यू टू दीज टू प्रॉपर्टीज। अब वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब कि वाटर जब डिसॉल्व कर लेता है द साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद क्लोराइड, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स, तो उसके बाद पानी की जो क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब कि खराब हो जाती है। उसके रिजल्ट में पानी सॉल्ट वाटर, खारे पानी में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ द वाटर या काजेज ऑफ वाटर हार्डनेस। देयर आर टू टाइप ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ water is because of bicarbonates of magnesium and calcium, and permanent hardness of the water is because of chloride and sulfate of calcium and magnesium। तो ये दो वजूहात हैं। मतलब अगर तो पानी टेम्परेरी हार्ड है वो बाइकार्बोनेट्स की वजह से, मतलब मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं या कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, इन दोनों की वजह से वो टेम्परेरी हार्ड हो गया है। लेकिन अगर पानी परमानेंट हार्डनेस में इन्वॉल्व हो गया तो उसमें क्लोराइड या सल्फेट्स हो सकते हैं मैग्नीशियम के या कैल्शियम के। अब बात करते हैं इन्हें रिमूव कैसे किया जाए, मतलब कि पानी की जो हार्डनेस है उसे कैसे रिमूव किया। देखिए हमने कहा दो तरह की हार्डनेस होती है, परमानेंट और टेम्परेरी। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाए। टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और क्लॉक्स मेथड। ये दो मेथड है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम टेम्परेरी हार्डनेस मतलब ऐसा पानी जो वक्ती तौर पे खारा हुआ है जिसमें बाइकार्बोनेट्स ऐड हो गए हैं कैल्शियम के या बाइकार्बोनेट्स होते हैं मैग्नीशियम के, तो या तो हम उन्हें बॉयल करें तब भी हार्डनेस रिमूवल हो जाएगी, या फिर हम क्लॉक्स मेथड के जरिए हम उसमें बुझा हुआ चूना मतलब कि स्लैग लाइम इंट्रोड्यूस कर दें, इन्वॉल्व कर दें, तो उसके रिएक्शन के बाद भी हमारे पास जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगी। देखिए इस रिमूवल में एक जो मेथड है मतलब
बॉइलिंग ऑफ वाटर ये मैकेनिकल मेथड है, और दूसरा मेथड मतलब क्लार्क्स मेथड ये केमिकल मेथड है। अब नेक्स्ट हमारे पास है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस की वजह थी क्लोराइड और सल्फाइड, मैग्नीशियम के या कैल्शियम के। अब इन्हें रिमूव करना है तो बाय यूजिंग दी वॉशिंग सोडा, मतलब हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करके भी इन्हें रिमूव कर सकते हैं, या फिर बाय यूजिंग द सोडियम जियोलाइट या सोडियम जियोलाइट को इस्तेमाल करें तो भी हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दोनों मेथड, चाहे वॉशिंग सोडा हो चाहे सोडियम जियोलाइट हो, ये केमिकल प्रोसेस है, जबकि टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के एक मैकेनिकल प्रोसेस था, दूसरा केमिकल प्रोसेस था। अब बात करते हैं कि बाज इलाके ऐसे हैं या बाज लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पानी की हार्डनेस को रिमूव करना नहीं आता, या जिनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती कि वो पानी को एनालाइज करने के बाद या पानी को फिल्टर करने के बाद इस्तेमाल करें। तो वो क्या करते हैं या उन्हें क्या नुकसान पहुंचते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर। अब डिसएडवांटेजेस में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पुअर फॉर द वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पस, काजिंग द स्टमक डिसऑर्डर, फॉर्म द स्केल इन द बॉयलर्स। सो ये हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस थे पानी के हार्ड वाटर के जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द यूजिंग ऑफ हार्ड वाटर। सो हमारे पास सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है ये वॉशिंग और क्लीनिंग पर्पस के लिए बहुत पुअर है, मतलब बहुत बेकार है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि अगर हम हार्ड वाटर को इस्तेमाल करते हैं फॉर द वॉशिंग और क्लीनिंग पर्पस तो ये बहुत सारा सोप कंज्यूम करता है। नेक्स्ट हमने बात की अगर हम खारे पानी को पीते हैं, मतलब हार्ड वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्टमक डिसऑर्डर, मैदे की बीमारियां लगा देते हैं। नेक्स्ट हमने बात कर ली फॉर्म स्केल इन बॉयलर्स। जो बॉयलर्स होते हैं या स्टील इंजन होते हैं, ये उनके अंदर एक लेयर जनरेट कर देते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के साल्ट्स की, जो कि बहुत ही ज्यादा पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। अब उसके रिजल्ट में बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं और स्टीम इंजन है वो एफिशिएंटली वर्क भी परफॉर्म नहीं कर पाते। और एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जब बॉयलर जो होते हैं वो ब्रस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.